नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका अपना काफर बुत परस्त राम भक्त राजभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, मैं जिस व्यक्ति के बारे में आप लोगों को आज बताने वाला हूं, जिस थंबनेल को आप लोग देख के आए हो, वो अरविंद केजरीवाल है। अगर इनकी स्टोरी बताई जाए तो इसमें इमोशन है, ड्रामा है, एक थ्रिल है, कंप्लीट पैकेज है। ये स्वघोषित इतने बड़े ईमानदार हैं कि ऐसा लगता है कि महाराजा हरिश्चंद्र भी इनका नाम अपनी छाती पर इनके नाम का टैटू गुदवाते थे। और अगर आप इनके जो इनके कृत्य हैं उन्हें आप देखें तो ऐसा लगता है कि शायद इनसे बड़ा, मतलब बोलना फिर उसको रिवर्ट करना फिर वापस जाना, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है कि मानो कि कई जगह मैंने देखा, सोच रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन बोल ही देता हूँ जब बात जुबान तक आ गई। किसी ने कहा कि इनके कुल देवता गिरगिट हैं। जो भी हो, अब दिल्ली का जो चुनाव है वो कुछ, देखिए, वैसे कोई बहुत बड़ा राज्य तो नहीं है, एक कंप्लीट राज्य नहीं है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको अपना हेलीकॉप्टर वगैरह प्रोवाइड नहीं होता। तो हमारे मतलब दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का हेलीकॉप्टर लिए घूमते रहते थे। उनको एक सर्विस प्रोवाइडर थे भगवंत मान उनके। तो हम बेसिकली ये देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल अगर हार जाते हैं, वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अगर इस बार अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो स्थिति क्या होगी? तो क्या, जैसे मान लीजिए भगवंत मान हो गए या संजय सिंह हो गए, ये लोग पार्टी को ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे? मान लीजिए जैसे ये इनका गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में क्या होगा इनका? क्योंकि ये राहुल गांधी के लिए बिल्कुल अपोनेंट ही बन के खड़े हुए हैं। और इनको ओवरऑल बाहर से आप देखिए, अखिलेश यादव का समर्थन मिल चुका है। अखिलेश यादव इनकी रैली में आए हैं। तो हालांकि समर्थन इनको और लोगों का भी मिला, जैसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना का, मगर वो लोग इनकी रैली में नहीं आए। अब कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि शायद ये अरविंद केजरीवाल जी, जो ये मुकाबला है इस बार चुनाव का, शायद हार जाए, क्योंकि इनके सामने भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिनको हरा करके ये आए थे, उनके बेटे संदीप दीक्षित खड़े हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल की तो आप जैसे जानते ही हैं कि आदत है विवादों में रहने की। उन्होंने अभी कहा भी था कि हरियाणा के, मतलब लोगों ने साजिश कर करके, या हरियाणा की सरकार ने टू बी स्पेसिफिक, जमुना जी में पानी मिला दी, वो जमुना जी के पानी में जहर मिला दिया, और उसका खामियाजा यहाँ पर इधर लोगों को पीने में भुगत रहा है। मतलब ये अपना कभी नहीं मानेंगे कि दिल्ली में 42 नाले हैं जो आकर के जमुना जी में पड़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट का कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा। मेरा पॉइंट जिस पे मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूं, वो ये रहेगा कि ओवरऑल अरविंद केजरीवाल की जीत या हार इंडिया अलायंस पर कैसा, किस रुख से इफेक्ट डालेगी, क्या होगा? तो इस पे मैं स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बताता हूं, मेरे साथ में धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं और अजय कुमार जी मौजूद हैं। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि क्या बेसिकली अगर अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार जाते हैं नई दिल्ली की सीट से, तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? आपकी आपकी आवाज म्यूट है धीरज जी, माफ कीजिएगा, मेरी तरफ से गड़बड़ थी। मैं ओपन करता जी। देखिए, इनके हारने का और जहां जीतने का प्रश्न है वो एक अलग प्रश्न है कि चुनाव, देखिए चुनाव होता है तो उसमें हार जीत लगी रहती है। लेकिन इस बार जो आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि इनके हारने में ये केवल प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित ही नहीं वो उनके फैक्टर हैं, फैक्टर उनके अपने लोग भी हैं। ये एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी में भीतर इन फाइटिंग चल रही है कि आतिशी चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल हार जाए, अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं आतिशी हार जाए, और एक पूरी मशीनरी उनकी लगी हुई है। उनके भीतर 2-3 गुटबाजियां हैं और एक गुट लगा हुआ है उनको हराने में, जो अरविंद केजरीवाल है उनको हराने में। तो अरविंद केजरीवाल की जो लॉबी है, चाहे जितने लोगों की भी रहे, तो वो उनके चुनाव से ज्यादा उनकी आतिशी को हराने में जुटी हुई है। तो इस तरह की के जो समीकरण है। धीरज जी, यहीं पे आपको रोक करके मैं प्रश्न करना चाहता हूं, ऐसी कौन सी लॉबी है जो इनको हरवाना चाहती है अरविंद केजरीवाल को?
और कौन सी लॉबी, वो मतलब वो लोग कौन है जो अपने ही उनके कार्यकर्ता है, उनके आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता है। जो आतिशी के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल के लोग हैं वो आतिशी को हराना चाहते हैं। तो ये उनके भीतर है। प्लस भगवंत मान भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जीत जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जीतते हैं तो, और अगर हारते हैं तो भगवंत मान का कद बड़ा होगा, क्योंकि वो एक सिटिंग सीएम है। तो ऐसी बहुत सारी समीकरण है जो इसको खुद ही हराने में जुटे हुए हैं। संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा का तो स्थान बाद में आता है। इन लोग अपने में ही, अपने अंतरकला से ही हारेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, अंतरकला की आपने बात करी, एक मेरे को नाम याद आ गया, स्वाति मालीवाल। नहीं, स्वाति मालीवाल एक अलग फैक्टर है। मैं तो जो स्लीपर सेल है इनके, उनके भीतर छिपे हुए जो अभी बोल रहे हैं कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, वो पीठ पीछे बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं जी। स्वाति मालीवाल तो खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन जो आतिशी है ये तो खुलकर मोर्चा नहीं खोलेंगे, ये तो जाकर उनके साथ बनेंगे। आप देखिए आतिशी के चुनावी नॉमिनेशन में अरविंद केजरीवाल नहीं गए, दिल्ली से बाहर कहीं प्रचार तो नहीं कर रहे थे वो, लेकिन एक सिटिंग सीएम के नॉमिनेशन में वो नहीं गए। उसी तरह जो आतिशी जो है अभी तक कितनी बार मंच साझा की हैं इनके साथ। तो ये सब, ये सारी बातें जो हैं ये साफ संकेत दे रही हैं कि ये इनके बीच कुछ आपस में तालमेल बहुत अच्छा नहीं है। इनका वो चल रहा है, इनफाइटिंग चल रहा है, जो छिपा हुआ, मतलब ऐसे सामने दोनों मिले हुए हैं, दोनों फोटो खिंचवाएंगे एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए, लेकिन जब भीतर भीतर उन लोगों का की इच्छा है कि हमने एक दूसरे को हराए, उधर से भगवंत मान के भी कई सारे संकेत। जैसे हम मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की फाइट देखते आ रहे थे, हैं साथ, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को कम करने के लिए, ये राजनीति में हालांकि चलता है, ऐसा यूजुअली होता ही है, लेकिन जो दृश्य इन लोगों ने ला करके, आम आदमी पार्टी वालों ने दिल्ली में खड़ा करा है, वो मतलब आप सोचिए, मतलब गवर्नमेंट वहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली से संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, वो कह रहे हैं इन पे सेडिशन का मुकदमा दर्ज करो, ये कह रहे हैं जी जमुना जी में जहर मिला दिया, मतलब इतना ही गो डाउन टू द लोएस्ट डेप्थ्स पॉसिबल। वहां मैं नायब सिंह सैनी की अपरिपक्वता कहूंगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी को ऐसे टुच्चे बयान पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ये मतलब पागलपन है कि कोई जहर मिला रहा है और उतना जहर मिलके आ रहा है वहां से, ये तो पागलपन, सोचने का ही पागलपन है कि उतना जहर मिलके आ रहा है कि पानी जहरीला हो गया, और एक पूरा ऑर्गेनाइज जहर मिलाने का प्लांट लगा हुआ है वहां पे। ऐसा तो है नहीं, तभी होगा ना। यमुना इतनी बड़ी नदी, उसमें हजारों टन जहर भेजा जाए तब तो वो यहाँ तक पॉल्यूशन आएगा। तो ये सारी बातें उनको नायब सिंह सैनी को जाके वहां पर पानी वानी पी के दिखाना नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों का बयान, ऐसे लोगों को इग्नोर करना इनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन चलिए, उन्होंने जो रिएक्ट किया। सर मैं अजय कुमार सिंह जी के पास जाता हूं, आप दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी रह चुके हैं सर ये बताइए कि वाकई जैसा कि संदीप दीक्षित ने इलेक्शन कमीशन को कहा है, क्या वाकई सेडिशन का मुकदमा बनता है? नमस्कार, मैं आपको बताता हूं। इसमें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कंप्लेंट का कंटेंट क्या है। जी सर। ये कंटेंट पे निर्भर करेगा कि कंप्लेनेंट ने क्या क्या उसमें लिखा है। सीरियस चार्जेस जो हैं, बड़े गंभीर चार्जेस हैं, वो देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। उसके लिए बहुत सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इस कंप्लेंट में, जो कि सिटीजन को प्रूव करें वो उसमें शामिल है कि नहीं, उसमें लगाए गए हैं कि नहीं, उसमें लिखे हुए हैं कि नहीं। तो कंटेंट ऑफ द कंप्लेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड हु गिव्स द कंप्लेंट, सुओ मोटो भी तो एक्शन कोर्ट ले सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इलेक्शन के माहौल में ऐसा कुछ होगा। फिर भी ये जो स्टेटमेंट दिया इन्होंने भूतपूर्व सीएम अरविंद फर्जीलाल जी ने, जो इनका निकनेम है, तो ये मैं तो आपको एक ही लाइन बोलूंगा मैं अपने विवेक से कि ये जस्ट टू क्रिएट मीडिया हाइप
out of frustration and fear of defeat. एक चलिए, ये आपने मीडिया हाँ, ये फियर ऑफ डिफीट आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। आप बहुत सालों से, कई दशकों से दिल्ली के आप नागरिक हैं। आपको क्या लगता है सर कि केजरीवाल डरे हुए हैं? आप ही की बात को मैं आगे ले जा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा लेट अस गो टू द हिस्ट्री ऑफ दिस आम आदमी पार्टी। ओके जब अन्ना आंदोलन हुआ था, जी। वो अन्ना आंदोलन होकर खत्म हो गया, हम्म, उसमें से निकला कौन? एक निकला केजरीवाल। जितने फाउंडर मेंबर्स थे इस अन्ना आंदोलन के, जो गुरुजी के साथ थे, सारे फाउंडर मेंबर्स एक एक करके उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया है। अगर आप नाम कहो तो मैं नाम भी ले सकता हूं। प्रशांत भूषण हो गए, कुमार विश्वास हो गए, जितने पुराने लोग स्टारबर्ड्स थे इसके फाउंडिंग मेंबर जो थे, ओनली बिकॉज के इनका जो कमिटमेंट था, याद होगा आपको, कहते थे कि मैं कुछ भी हो राजनीति ज्वाइन नहीं करूंगा, पार्टी नहीं बनाऊंगा, हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद उसके बाद आम आदमी पार्टी उसका नाम रख दिया। बच्चों की बीवी की माँ की कसमें खा ली कि कोई कुर्सी नहीं लूंगा, कोई मकान नहीं लूंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। उसके बाद उसमें भी यूटर्न कर लिया। बट ही इज अ मैन ऑफ यूटर्न नेचर। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, आई डिड नॉट गो डेप्थ इनटू इट, लेकिन आपको पता होगा कि सारे निर्णय को उन्होंने उल्टा कर दिया। आपसे एक मेरा प्रश्न है कि अगर आप अभी एसीपी होते और केजरीवाल मुख्यमंत्री ना होते, आपके यहाँ का, आपके क्षेत्र का कोई निवासी ही होते बस, और आप एसीपी हैं, तब आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करते? वो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं हाइपोथेटिकल आंसर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो हो जाएगा हमारा। तो हम लोग सिंहासन से बंधे हुए लोग हैं। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, कानून को देखना है। उस स्थिति में एक व्यक्ति विशेष हमारे लिए मुद्दा नहीं हो जाता। जो उसका कंडक्ट है, जो उसका स्टेटमेंट है, और उसका रिप्रिकॉशन सोसाइटी पे क्या है, कितनी क्रिमिनलिटी उसमें इन्वॉल्व है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, अगर इन पैरामीटर्स में वो आता है, हमारे दायरे में आता है, हम तो उसको, दिल्ली पुलिस तो उसको नहीं छोड़ती है। आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, जैसे वही आपकी बात थोड़े आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। जैसे विभव कुमार ने इन्हीं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया था, इन्हीं के घर पे। अब ऐसा कोई कैसा बेनिफिट ऑफ डाउट इन्हें दे सकता है कि इन्हें पता ही नहीं? सब कुछ सबको पता है। आपको मैं बता रहा हूं कि मेनी थिंग्स आर हिडन एजेंडा भी होता है, स्टेज मैनेज भी होता है, विदाउट प्रॉपर कंक्लूजन हम और आप टिप्पणी करना ठीक रहेगा भी नहीं। ये हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि ये सुराज देने आए थे, समझ गए ना, और सुरा राज देकर चले गए। ये सुराज देने आए थे और सुरा राज देकर चले गए। चले गए मतलब जाने वाले हैं। अच्छा। ये बदलाव का बयार लेकर आए थे और खुद ही बदल गए। जी आप सुनते रहिएगा। और उसके बाद आम आदमी से खास आदमी बन गए, जेल में भी खास बने रहे। इतना इनको सत्ता से प्रेम था। ये इलॉजिकल आर्गुमेंट था कि चूंकि सीएम से हटते ही ये लोग हमारी पार्टी के आते थे। अरे भाई, पार्टी पहले कि संविधान पहले है? बाकी सीएम की पार्टी नहीं गिरी। बाकी सीएम भी तो जेल गए थे, रिजाइन किया था उन्होंने अपना मॉरल ग्राउंड पे। उनकी तो पार्टी पे किसी ने नहीं तोड़ी। आपकी पार्टी बड़ी टूट जाती। और अब कौन सी पार्टी बची हुई है आपकी? बताइए ना। अब तो आपको जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डंडा आपको नहीं लगा, तब तक आपके कान में जू नहीं लेगा। आपने संविधान पढ़ लिया कि लिखा हुआ है कि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सीएम इफ गोज टू जेल मस्ट रिजाइन। इस बात को लेके बैठ गए कि देयर इज नथिंग, नो वे रिटर्न, तो इसका मैं फायदा उठा लूंगा। अरे कोई मोरालिटी भी चीज होती है। हाँ, वही मैं कहता हूं, एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है। एथिक्स भी चीज होती है। नहीं, जो भी जैसे अभी बता रहे थे, हेमंत सोरेन हो, लालू यादव हो, चाहे जितने भी भ्रष्ट
भ्रष्टतम मुख्यमंत्री रहे हों। किसी ने ऐसा उदाहरण आज तक नहीं सेट किया कि वो जेल में जाकर और मुख्यमंत्री पद पर, मंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले इकलौते, मतलब केंद्रीय मंत्री रहते हुए शिबू सोरेन हुआ करते थे, बस आज तक का वही उदाहरण दिया जाता था। लेकिन इन्होंने उस उदाहरण को भी मतलब अपना सरपास कर लिया कि हम और उससे भी ऊपर है। मैं सबसे निकृष्ट श्रेणी का व्यक्ति हूँ, निकृष्ट श्रेणी का राजनेता हूँ, ये उन्होंने साबित किया। आज तक कोई भी जितना भी भ्रष्ट रहा हो और अगर उन पर कोई मुकदमा भी हुआ हो, बीजेपी में जनरली कई राजनेता रहे हैं जिन पर मुकदमा हुआ तो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। जिनके जेल जाने की नौबत आई उन्होंने तो कम से कम छोड़ी दी। यहाँ तक जो लास्ट उदाहरण था हेमंत सोरेन का था, उनको पता लगा कि ठीक है उन पर अरेस्टिंग है, उनका अरेस्टिंग होना है, तो पहले उन्होंने एक वो करके एक इंटरिम सीएम अपॉइंट किया, अपना रिजाइन दिया और उसके बाद वो जेल गए, जो मतलब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार माना जा रहा है लोगों का। लेकिन इन्होंने उसकी भी पराकाष्ठा पार कर दी। और लीगल ग्राउंड तो सर बताएंगे कि लीगल ग्राउंड आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, जो आदमी अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी कहता हो कि मैं भगत सिंह से अपने आप को तुलना करता हूं, वो आदमी रिपब्लिक डे के अराउंड राजपथ के पास धरना देकर बैठ के कहता है आई एम अनार्किस्ट। जस्ट थिंक, दिल्ली की जनता को ये समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के पॉलिटिशियन का साथ दे रहे हैं, किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। चंद फ्री बीज के चलते हमने सब कुछ दिल्ली का दांव पे लगा दिया। कुछ भी प्रगति नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। अपने ऑफिस में बुला के, अपने घर पे बुला के आप चीफ सेक्रेटरी को मेलाइन कर रहे हो, पिटवा रहे हो, अपने राज्यसभा एमपी लेडी को पिटवा रहे हो, अपने पर्सनल असिस्टेंट से पिटवा रहे हो। किसी भी आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उस पे आपको भरोसा नहीं है, आप उनके खिलाफ नोटिस बना के भेज रहे हो, हमेशा लड़ाई कर रहे हो। ऑनरेबल एलजी साहब को बोल रहे हो कि एलजी के नाम पे इन्होंने पूरे 10 साल निकाल दिए, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। अरे आपने खुद काम क्या किया जब तो सारी दिल्ली, सारी दुनिया में कहूं, कोरोना में जूझ रहा था। 2020 की बात कर रहा हूं मैं, उसमें मैं एसीबी गोकुलपुरी था, दंगे भी हुए थे वहां पे। उस समय में सारा आदमी अपने में व्यस्त था। ये श्रीमान जी अपने घर का शीशमहल बनवा रहे थे, ये श्रीमान जी अपने उसमें शराब घोटाला की फाइलें लिखवा रहे थे, ताकि ध्यान तो लोगों को बटा हुआ है, अपना काम करते हैं साले को। क्योंकि उनको गोवा का इलेक्शन नजर आ रहा था, गोवा में इलेक्शन है, उसके लिए फंड कहां से आएगा। ये सारी बातें कोर्ट में रखी जा चुकी हैं, तथ्य रखे जा चुके हैं, फाइल्स रखे जा चुके हैं। अब ये जो है ना, आखिरी सांसें ये पार्टी ले रही है। गॉड फॉरबिड दिल्ली की जनता में सुनर और लेटर जल्दी ये बात आ जाए, इनके दिमाग में बात आ जाए कि एनफ ऑफ इट। किसी भी चीज का की एक इंतहा होती है, तब ये इंतहा हो गई है। इस इंतहा को अब हमें इस इलेक्शन में जवाब देना है, इस पार्टी को हटा के। दिल्ली का विकास चाहिए हमें, फ्री बी की राजनीति करना है कर लो, जिसको मुझे विकास दे दो। हमारे टैक्स के पैसे से आप फ्री बी कर रहे हो, आप दो फ्री बी, लेकिन हमारे विकास भी करो हमारा। नहीं सर, हमारा ये कहना है। देने लगी तो फ्री बीज के संग दिक्कत ये है कि वो पूरी इकोनॉमी का बंटाधार कर देती है, श्रीलंका की जैसे हुआ। खैर एनीवेज, मैं आपको बताऊं सर, धीरज सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था, केजरीवाल का जो बेसिक वोट बैंक है, वो वोट बैंक या तो झुग्गी झोपड़ी वाले हो गए, एंड आई एम सॉरी टू स्टेट, ये वो है, मतलब इनका वोट बैंक कौन है? रोहिंग्या। इनका वोट बैंक कौन है? खालिस्तानी। जो बेसिकली एंटी इंडियन है वो इनका वोट बैंक है। अब ये ताहिर हुसैन जो है, ताहिर हुसैन इनकी पार्टी में था ना, काउंसलर था ना। जी मुसलमान काउंसलर था ना। अगर दंगे करवाए उसने, मजबूर हो गए, उन्होंने पार्टी से निकाला उसको, अब उसको एमआईएम ने टिकट दे दिया। तो वो ही बेसिकली उसके जेनेसिस को चेक किया जाए, ही इज आल्सो नॉट फ्रॉम इंडिया। यस ऐसे बहुत हो गए, क्या करेंगे हम। ये आपसे धीरज सर, मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा था कि फाइनली, मतलब एक अंतिम प्रश्न, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आपको क्या लगता है
आप वापस आएंगे नहीं आएंगे। और इस मतलब अगर अरविंद केजरीवाल हारते हैं तो इसका नेट रिजल्ट पूरे इंडिया अलायंस पे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मतलब जहां पर भी इंडिया अलायंस है, वहां इसका क्या नेट रिजल्ट होगा, और क्या अरविंद केजरीवाल की हार से कांग्रेस खुशियां मनाएगी? देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपने जो पहला सवाल किया कि आम आदमी पार्टी वापस आएगी या नहीं, तो 90% सीट जिसके पास है वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, या ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। दिल्ली की जनता जो है, जैसा कि सिंह साहब ने कहा कि दिल्ली की जनता को समझना होगा, अभी वाकई समझना होगा। अभी तक वो समझ नहीं पाई है। अभी इस इलेक्शन का रिजल्ट दिखाएगा कि जनता कितनी समझदार हुई है। दूसरी बात कि उनका जो वोट बैंक, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि वोट बैंक उनका जो है, वो वोट बैंक जो है उसको विकास से वास्ता नहीं है, उसको भ्रष्टाचार से वास्ता नहीं है, उसको किसी और कोई सुविधा मिले नहीं मिले उससे कोई फायदा नहीं, उसको मुफ्त की जो बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, जो फ्रीबीज मिल रहा है, उसको उससे वास्ता है। क्योंकि वो दोनों मिलाकर जो उसका एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष जो है, वो उसका जो मजहब विशेष, वो उसका वोटर है, और दूसरा जो झुग्गी झोपड़ी क्लास है, ये दोनों मिलाकर करीब 30% के आसपास सॉलिड वोटर बनते हैं। मतलब इनको वोट देना है आकर। और जो दूसरी पार्टियों के वोटर हैं, जो बीजेपी है या कांग्रेस है, इसके वोटर जो होते हैं कहने के लिए 70% है, लेकिन उनमें से वोट देने कितने लोग आते हैं ये डिपेंड करता है। तो जो सॉलिड वोटर जिसके पास 30% है, तो उसके सीधे सीधे हारने की भी आप आशंका नहीं जता सकते। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको मतलब उतरना पड़ेगा बीजेपी को या कांग्रेस को। अगर वहां तक उतर जाती हैं, अगर उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं, तब तो जीत लेंगे। लेकिन जो बड़ा वर्ग है, अब वो ऐसा वर्ग है कि उस पर आप सर्वे भी नहीं कर सकते हैं, उनका जो इंटरनल क्या है। हालांकि कई जगह अभी मीडिया में देखा मैंने, चल रहा था कि इंटरनल सर्वे में उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता हार रहे हैं, बहुत सारे लोग हार रहे हैं। लेकिन दोनों का बताऊं आपको, ये जो लोअर क्लास है, जिसके लिए जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, ऑटो रिक्शा वाले लोग, या ये जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ये क्लास जो है, इसको फ्रीबीज दे दीजिए, इसको कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा कुछ पैसे बांट देते हैं, दारू बांट देते हैं, ये वोट दे देते हैं जाके। दूसरा वर्ग है मजहब विशेष, इसको दिखता है कि ये बीजेपी किसको हरा रही है, उसको कांग्रेस आम आदमी पार्टी से वास्ता नहीं है। वो लास्ट में देखेगी कि बीजेपी को हराने के लिए कौन सक्षम है, तो वो बीजेपी को हराने वाले पार्टी को वोट दे देंगे। एक साथ फरमान आता है और वो उनको वोट दे देते हैं। तो वो ये दोनों जो फैक्टर है, ये दोनों मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को सीधे उखाड़ फेंका जा सकता है। जी सर। नहीं तो देखिए, हमें वो जो गुरुजी आए थे, सर ने भी जैसा बोला, एक गुरुजी आए थे, ये अन्ना हजारे वाले, वो दिल्ली को एक ऐसी राजनीतिक दलदल में डाल करके चले गए और अब वहां पे बैठे हुए हैं। पहले कह रहे थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, अब वो बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, उधर से हिल नहीं रहे, और ऐसी हमें समस्या में डाल गए दिल्ली वालों को कि यहाँ पर जीतने के लिए सब साम दाम दंड भेद इस्तेमाल हो रहा है, भले ही बांग्लादेशियों के लिए आओ। आप देखिए, मेरे को पुराने कार्यक्रम आपके साथ हो रहा था, याद आ गया, केजरीवाल जी कह रहे थे कि वो सीए का विरोध कर रहे थे कि वहां से अगर हिंदू आ गया तो तुम्हारे घर में चोरी चकारी करेगा। उसको बांग्लादेश से आने वाला जो तारों के नीचे से आ रहा है वो बुरा नहीं लग रहा, उसको बुरा लग रहा है जो अपने कागजात डॉक्यूमेंट जमा करके आ रहा है कि तू यहाँ क्यों आया, क्योंकि इलेक्शन की डेमोग्राफी उसकी पूरी चेंज हो जाएगी। और मेरा तीसरा प्रश्न जो था कि क्या कांग्रेस इनके अरविंद केजरीवाल के हारने से खुश होगी कि नहीं होगी? आप दोनों खुश होगी, कांग्रेस खुश होगी। देखिए बात क्या है, इस बार का इलेक्शन जो है ना, बहुत माने में बहुत निर्णायक इलेक्शन होगा। आपको ये एहसास करना होगा कि ये अगेन 2013 इज गोइंग टू बी मोर और लेस रिपीटेड। याद होगा आपको, उस समय आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली थी, जबकि बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी। हुआ क्या था, इन लोगों ने एक ही बात ठानी कि बीजेपी को नहीं आने देना है।
कांग्रेस ने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया और कांग्रेस चली गई रसातल में। इस बार कांग्रेस को चलो दे रहा है, दुरुस्त है, अब एहसास जगह है कि भैया हमें अपनी आइडेंटिटी लानी पड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी से टक्कर लेना पड़ेगा। केंद्र की बात नहीं, स्टेट में इन्होंने टक्कर लिया है। ये लोग बड़े जोर शोर से कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसका नतीजा क्या होगा इस इलेक्शन में, जो रिजल्ट पे वो मैं बताता हूं। 34% था बीजेपी का लास्ट इलेक्शन में 2020 में, 54% था आम आदमी पार्टी का और 4 पॉइंट समथिंग था कांग्रेस का। तो कांग्रेस का ग्राफ अगर बढ़ रहा है, 5-6 सीट भी कांग्रेस अगर ले आती है इस बार 5+, जो कि उम्मीद लग रहा है, उससे क्या होगा, जो वोट परसेंटेज बढ़ेगा और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज घटेगा, उसके बाद बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। वो अगर तालमेल इन बिटवीन बैठ जाता है तो बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन एनी वे। ओके लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं पूरा वाइंड अप करूंगा। आप दोनों से है, 30 सेकंड्स में अपना रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज। नुपुर शर्मा को टिकट न दे करके क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एक रेजिंग अ न्यू कंट्रोवर्सी और डिमांडिंग और इनवाइटिंग मोर ट्रबल्स, ये बीजेपी को लगा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और ठीक ही किया उन्होंने, क्योंकि दिल्ली के पॉलिटिक्स से शी वाज नोवेयर राउंड और मेरा खैर वो स्टैंड थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन मैं पहले धीरे से जानना चाहता हूँ। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि मेरा मानना है कि बीजेपी की जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो है हिंदुत्व, और अगर आप उस कॉम्पिटेंसी पर नहीं लड़ेंगे और उस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो जो वोटर है उसको लगेगा कि आप भी आम आदमी की और लोगों की तरह हैं। तो कोर कॉम्पिटेंसी पर इनको बेशक नुपुर शर्मा को नहीं देते, किसी और ऐसे हिंदुत्व, इनको एक तो कोई हर जगह हर इलेक्शन में जो इनका नुकसान हुआ है वहां कहीं भी इन्होंने अपना फेस नहीं खड़ा किया, सीएम फेस नहीं खड़ा किया। एक लोकल लीडर इनको खड़ा करना जरूरी होता। दूसरा, चाहे नुपुर शर्मा को करें चाहे किसी को भी करें, दूसरा हिंदुत्व से अगर पीछे हटेंगे, ये जो अपना कोर कॉम्पिटेंसी कोर इशू है उससे अगर हटेंगे तो इनको नुकसान होगा। जी अच्छा, चलते चलते वैसे रोका नहीं जा रहा, क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री कौन? किस पार्टी का आप बता दीजिए, किस पार्टी का? अभी तो देखिए, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, चाहे जो हो, जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करे। नाउ द नेक्स्ट सीएम इज गोइंग टू बी फ्रॉम बीजेपी, दिस इज रिटन ऑन वॉल, मैं आपको बता रहा हूं। देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बांग्लादेशियों की जनसंख्या बढ़ी है दर्शकों, उससे ओवरऑल जो दिल्ली का रहने वाला, मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर उसका नाम नहीं ले रहा, मतलब सबको इंक्लूडेड है, जो दिल्ली का पुराना, जो दिल्ली का रहने वाला है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, जिस प्रकार से यहाँ पे बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ी है, जिस प्रकार से यहाँ पर, माफ कीजिएगा लेकिन खालिस्तानी समर्थकों की संख्या बढ़ी है, उससे नुकसान एट द एंड ऑफ द डे दिल्ली का ही हो रहा है। और जो गुरुजी महाराज से आए थे, जो ये चेला अपना यहाँ पे सौंप गए, वैसे एक माँ भी है, वो कह रही थी मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो एक गुरुजी आए थे वो अपना चेला सौंप गए, अब उस चेले से ही निहाल हो ले तो बाकी बेटा बाद में देख लेंगे। हालांकि अभी जो माता जी अपना बेटा सौंप रही थी उनमें, और जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो चेले हैं, जो जिनको गुरुजी सौंप गए थे, मी अन्ना हजारे, उन दोनों में झूठ बज रहा है अभी आपस में। देखते हैं खैर ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।